नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या 11 साल के बाद प्रधानमंत्री को अब जाकर ये एहसास हुआ है कि उनकी टीम में यानी उनकी सरकार में काबिल लोग नहीं हैं, योग्य लोग नहीं हैं? या प्रधानमंत्री को अब लगने लगा है कि उनके बहुत से मंत्री डिलीवर नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे? आखिर क्या वजह है? आखिर वजह क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को नई टीम बनाने की जरूरत पड़ गई? और सबसे बड़ा कमाल ये है कि ज्यादातर मंत्री जो अपनी टीम में शामिल करना चाह रहे हैं, विपक्ष से, अपोजिशन से उधार ले रहे हैं। मिस्टर मोदी उधार ले रहे हैं। अब दोस्तों, दिल्ली में आज जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि मोदी जल्द ही अपनी सरकार में कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को शामिल करना चाहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली शशि थरूर को नया विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। इसका मतलब जयशंकर, जो मोदी जी की इस वक्त के विदेश मंत्री हैं और कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तान इंडिया एपिसोड में, उनकी छुट्टी हो सकती है। अब मोदी जी शशि थरूर को कब मंत्री की शपथ दिलाएंगे, कितने दिन बाद दिलाएंगे, ये तो मोदी जी ही जान सकते हैं। लेकिन एक तरह से कांग्रेस ने मान लिया है कि शशि थरूर चंद दिनों के मेहमान हैं। आप कह सकते हैं एक तरह से कांग्रेस ने एग्जिट डोर खोल दिया है मिस्टर थरूर के लिए। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। अब दोस्तों, शशि थरूर के अलावा एक और कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जिनकी चर्चा चल रही है कि वो मोदी जी के साथ जा सकते हैं या मोदी जी को उनकी ज़रूरत है। वो साहब ये हैं मनीष तिवारी। मनीष तिवारी दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, मनमोहन सिंह के बड़े क्लोज थे, कपिल सिब्बल के बड़े क्लोज थे, मिनिस्टर भी रहे मनमोहन सरकार में। इनको भी मोदी जी ने जो फॉरेन डेलीगेशन गए, जो सांसदों के स्पेशल डेलीगेशन विदेश भेजे गए, उसमें मनीष तिवारी साहब का नाम भी शामिल किया गया। मनीष तिवारी साहब को कांग्रेस भेजना नहीं चाहती थी, तो मोदी जी ने खुद ही नाम लिख दिया लिस्ट में कि नहीं, हम आपके सांसद को ले जाएंगे। अब सवाल ये है कि मनीष तिवारी की जो कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे नहीं बनती है, राहुल गांधी से भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। इसलिए चर्चा ये हो रही है कि मनीष तिवारी जब लौटते हैं विदेश से तो कुछ दिन के बाद इनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकती है, यानी मंत्री बन सकते हैं, इनकी भी लॉटरी खुल सकती है। ये चर्चा है दिल्ली में सत्ता के गलियारों में। उधर शरद पवार साहब की जो बेटी हैं सुप्रिया सूले, उनको भी फॉरेन डेलीगेशन की एक टीम में अध्यक्ष बना के भेजा गया। अब सुप्रिया सूले पर मोदी सरकार काफ़ी मेहरबान है। दरअसल मेहरबानी जो है वो शरद पवार पर है, और शरद पवार पर मेहरबानी इसलिए मोदी जी चाहते हैं, और हो सकता है शरद पवार भी चाहते हों, कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, यानी भतीजे और चाचा की जो पार्टी है, दोनों ये एक हो जाए और एनडीए में शामिल हो जाए, और इनाम में मोदी जी शरद पवार की बेटी को मंत्री बना सकते हैं। इसीलिए सरकार आजकल शरद पवार पे भी मेहरबान है, उनकी बेटी पर भी मेहरबान है। और वैसे सुप्रिया सूले काबिल नेताओं में गिनी जाती हैं और काबिलियत की ज़रूरत है मोदी सरकार को। अब दोस्तों, मोदी जी भले ही बिहार में गांव-गांव सिंदूर पहुंचा रहे हों, लेकिन जहां तक उनकी सरकार की बात है, काबिलियत की बात है, मंत्रिमंडल की बात है, तो उन्हें उधार के सिंदूर की ज़रूरत है, और ये सिंदूर वो विपक्ष से मांग रहे हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी, सुप्रिया सूले, और भी कई नाम हैं जो जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी की सरकार की हालत, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इंतहा ये है कि मोदी जी को अब विपक्ष से नेता मांगने पड़ रहे हैं, विपक्ष से उधार का सिंदूर मांगना पड़ रहा है कि किसी तरह से सरकार चलाएं, किसी तरह से सरकार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मोदी सरकार में ज्यादातर मंत्री या तो चापलूस हैं, या फिर नौकरशाह हैं, या फिर मोदी की पुरानी टीम के साथी संगी रहे हैं। अब ये भी बात दोस्तों सही है कि 10 मई को जिस तरह से मोदी जी ने ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर किया, एक तरह का समझौता ही था, क्योंकि अगर सेना हमारी पाकिस्तान पे चढ़ रही थी तो फिर 2 कदम पीछे हटने का सवाल ही नहीं था।
और सच बात यह है कि चाहे वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत हो या बीजेपी का कोर वोटर हो या मोदी जी के भक्त हो, नाराज़ तो सब मोदी जी से हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी जी आज की तारीख में, ये जो 11 साल वो प्रधानमंत्री रहे, सबसे कमज़ोर वक्त यही वक्त है। यही वक्त है जब मोदी जी सबसे कमज़ोर दिख रहे हैं और शायद इसीलिए उन्हें विपक्ष की अब ज़रूरत है अपने मंत्रिमंडल में भी। अब दोस्तों ये सवाल बड़ा मुश्किल था कि भाई मोदी जी आखिर पहली बार विपक्ष पर निर्भर क्यों हो गए। कहाँ तो आत्मनिर्भर थे, कहाँ विपक्ष पर निर्भर है। सवाल बड़ा है। और क्या वाकई मोदी जी 10 मई के बाद जिस तरह से प्रेशर में समझौता हुआ, जिस तरह से प्रेशर में सीज़ फायर हुआ, ट्रम्प के प्रेशर में, मोदी जी एक बहुत वीक विकेट पर खड़े हैं आज की तारीख में, कमज़ोर स्थिति में। इतने कमज़ोर मोदी जी कभी नहीं थे, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों 3 बार या देश के प्रधानमंत्री रहे हों 3 बार। और इसीलिए वो निर्भर होते जा रहे हैं विपक्ष पर, मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ रहा है। सवाल मुश्किल था, इसलिए आज मैंने एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है जो मोदी जी को तकरीबन 35-40 बरसों से जानते हैं। ज़बरदस्त रिसर्च है मोदी के ऊपर, मोदी के मिजाज पर, मोदी की टीम कैसी, मोदी टीम कैसे चुनते हैं, क्राइटेरिया क्या है, आधार क्या है अमित शाह को अमित शाह बनाने का, आधार क्या है अश्वनी वैष्णव को अश्वनी वैष्णव बनाने का, आधार क्या है एस जयशंकर जो एक ब्यूरोक्रेट थे उनको विदेश मंत्रालय सौंपने का, आधार क्या रहता है, मोदी का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सी बातें बड़ी खोलकर होंगी, आपको समझ में आएगा कि मोदी कहाँ गलती कर बैठे और इस गलती का सुधार अब वो कैसे करना चाहते हैं और क्या गलती का सुधार कर पाएंगे। इसलिए आज आप सुनिए हरि देसाई साहब को, फॉर्मर एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के, और पिछले कई दशकों से गुजरात से ज़बरदस्त बेखौफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुनिए, अंदर की बातें आज खुलकर सामने आएंगी। देसाई साहब, ये बात क्या सही है कि शशि थरूर या मनीष तिवारी या सुप्रिया सूले क्या ये मोदी की नई टीम के चेहरे हो सकते हैं? और अगर ये चेहरे हो सकते हैं तो क्या मोदी के पास योग्य लोग नहीं बचे, मोदी के पास काबिल लोग नहीं बचे सरकार में? उनको अब विपक्ष के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। नौबत ये आ गई देसाई साहब। अब शशि थरूर की जहां तक बात है, शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े और हारे, और वैसे भी उनको कोई ज्यादा तवज्जो पार्टी में नहीं मिल रहा है ऐसा एहसास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को केरल में कोई सीट नहीं मिल रही है। विधानसभा में उनकी एक सीट थी, वो भी इस बार है ना 0 हो गई है। और एक जो पार्लियामेंट की सीट, लोकसभा की सीट उनको मिली और जिसको केंद्रीय मंत्री बनाया, वो भी कैसे मिली है मेरे ख्याल से दुनिया जानती है। तो मोदी जी के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत उन्होंने ये प्रतिनिधिमंडल भेजना शुरू किया, तो मैंने हमेशा कहा था कि ये ऑपरेशन लोटस है। दीपक जी, ओके, मतलब ये एक तरह का ऑपरेशन लोटस, यानी विपक्ष के जिन लोगों को तोड़ना था उन लोगों को विदेश यात्राओं पे भेजा गया। यानी आप कह रहे हैं कि शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, इनके दिन अब कांग्रेस में कम है, डील हो चुकी है। ये लोग कांग्रेस में असंतुष्टों में शरीक रहे। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, वो तो आप भली भांति ही जानते हैं कि वो उनके नुमाइंदे के नाते ही काम कर रहे थे बिहार में, विधानसभा चुनाव में जो किया। और गुलाम नबी आजाद, वो तो उनके ही गुलाम हो गए थे। हम और वैसे भी उनकी कोई, उनका जम्मू कश्मीर में भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो बाकी के लोगों को जिस प्रकार से वो वू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे शरद पवार के खिलाफ अमित शाह ने जिस प्रकार से बातें करी थी, मोदी जी को नापसंद आई होगी, मगर उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो शरद पवार ने वो की। और भोपाल में मोदी जी ने पब्लिकली कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने 3 दिन में अजीत दादा पवार को डेप्यूटी सीएम बना दिया। यानी मोदी जी का एक स्टाइल है ना कि पहले धमकी दो और फिर अपने साथ जोड़े तो ठीक है। स्टालिन को भी ये कोशिश तो करे थे, ये झारखंड के मुख्यमंत्री को भी कोशिश करे, हेमंत सोरेन जी। हाँ, हेमंत सोरेन को। तो ये तो उनके पास लोग है नहीं, अनुभवी लोग नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है, सदा वत्सल्य करने वाले लोग है ना, उनको पसंद नहीं है। क्योंकि उनकी निष्ठा यदि मोहन भागवत के प्रति होगी, क्योंकि सरसंघचालक वो सुप्रीम लीडर होता है, तो उनको नहीं चाहिए, उनको तो अपने लॉयलिस्ट चाहिए और ऐसे लॉयलिस्ट चाहिए। हाँ। जी देसाई साहब,
आप मोदी जी को तब से देख रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, यानी जी। मुख्यमंत्री बनने से पहले आप उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत कम पत्रकार देश में हैं जो सक्रिय हैं और निर्भीक हैं, जो मोदी को तब से देख रहे हैं जब मोदी सड़क पर थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इतनी जबरदस्त आपकी रिसर्च है 35-40 साल की मोदी पर, क्या मोदी मेरिट पर जो लोग होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, जिनके अंदर डिलीवरी करने की क्षमता होती है, क्या इस तरह के लोग अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखते हैं? क्या उनको चापलूस किस्म के लोग पसंद है? किस टाइप के लोग रखते हैं अपने इर्द-गिर्द? मंत्री कैसे लोगों को बनाते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था। मोदी के साथ जो हाँ में हाँ मिलाए ऐसे लोगों को वो चाहते हैं। गुजरात में भी वही किया उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तब। अरे गुजरात के पहले की बात करें, यदि यहाँ पर जब वो संगठन महामंत्री महासचिव थे गुजरात भाजपा के, तभी भी उनका यही रवैया था। और जब राष्ट्रीय स्तर पर वो महासचिव संगठन हुए, तो आप देखिए वो हिमाचल हो या तो पंजाब हो या हरियाणा हो, उनको अपने लॉयलिस्ट, those who are committed to him only, अच्छा तेजस्वी लोग होते हैं, तो ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए। उनसे आगे बढ़ सके ऐसे लोग नहीं चाहिए। जयनारायण व्यास यहाँ का, डॉक्टर जयनारायण व्यास जैसा तेजस्वी आदमी, वो उनको पसंद नहीं था। जिनके घर में जाके वो सीखते थे, पूछते थे अर्थशास्त्र और या तो गवर्नमेंट कैसे चला सकते हैं वो, अब वो जयनारायण को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जयनारायण उनसे काफी तेजस्वी आदमी है। तो उनको हमेशा बौने लोग चाहिए, और बौने लोग डिलीवर नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि जो आपने जयनारायण व्यास का नाम लिया, जयनारायण व्यास जो आईआईटीएन थे और आईएम जीनियस जिन्हें कहा जाता है कि भाई जीनियस नेता थे, जहां से मोदी जी ने, जिस व्यास से मोदी जी ने राजनीति के गुण सीखे, इकोनॉमी समझी, प्रशासन समझा, उन्हीं को लात मार दी। आप ये कहना चाह रहे हो व्यास साहब को ही लात मार दी मोदी जी ने? वही तो कह रहे हैं, वही तो। और उनको सिद्धपुर का टिकट हर बार देना और पराजित कराना, ये भी षड्यंत्र उनसे होता था। हमें तो कई, यानी जो उनसे उनके सीनियर, वो जब आए, जब 2002 में जिन लोगों को हराया गया, उन्होंने जब पहली बार विधानसभा उनके नेतृत्व में लड़ी गई, तो उसमें नितिन पटेल हो या तो दिलीप संघानी हो या जाडेजा हो या रूपाला हो, इन सबको उन्होंने पहले तो हरा दिया था। और नितिन पटेल ने तो उसके कड़ी के घर में बैठ के मुझे कहा था कि मुझे मोदी ने हराया है। यानी मोदी को अपने लोग हराने की एक उनके टैक्ट होती है। बड़ी बात देसाई साहब से कहा, मोदी जी के रिसर्चर हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी के जो करीबी लोग थे, बहुत से उसमें मंत्री, जयनारायण व्यास हो या उसमें नितिन पटेल हो जो डिप्टी सीएम तक गए, ऐसे लोगों का कहना है कि मोदी ने उनको भले ही टिकट दिया हो, उनकी पार्टी के मोदी नेता हो, लेकिन मोदी ने ही उनको हराने की कोशिश करी या मोदी ने ही उनको किसी ना किसी तरह से हरवाया, ये बता रहे। खैर छोड़िए, ये तो मोदी की पर्सनल है कि भाई अगर कोई आदमी में टैलेंट दिखता है तो मोदी जो है उनको लगता है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती, असुरक्षा की भावना हो जाती। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज के दौर में क्या अगर शशि थरूर को मोदी ले रहे हैं या मनीष तिवारी को आगे चल के अपनी सरकार में ले सकते हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो मोदी जी की है वो भी चापलूसों से भरी है? जयशंकर या हरदीप पुरी जैसे लोग या धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग या अश्वनी वैष्णव जैसे ब्यूरोक्रेट्स, ये जो नौकरशाह हैं, ज्यादातर रिटायर्ड अफसर हैं, क्या ये रिटायर्ड अफसर चापलूस हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे? और मोदी जी ने 11 साल के बाद मोदी जी को समझ में आया कि चापलूसों से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग ढंग के लाओ, तो उनको कांग्रेस की याद आई, कांग्रेस के लोगों को अब वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार में। आपको ऐसा लगता है? देखिए, शशि थरूर का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल रिलेशंस में शशि थरूर बहुत जानकार आदमी है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। और दूसरी बात, शशि थरूर का जो लोकसभा में वो कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते चुने जाते हैं, मगर वो कोई मास लीडर हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वो विद्वान आदमी है निश्चित रूप से, मगर जयशंकर से तो वो काफी अच्छी जानकारी रखने वाले हैं। वो ऐसे ब्लंडर नहीं करेगा बोलने में कि अरे हमने तो ऑपरेशन सिंदूर करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया था, तो इस प्रकार के निवेदन नहीं करेंगे। और मुझे भी अजीब लगता है, मोदी ब्यूरोक्रेट्स के मार्फत ही शासन चलाने के आदी हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो सीधा सीधा वो कलेक्टर को फोन करते थे, और उन्होंने जो
पूरा जो एक ब्यूरोक्रेटिक जो लेडर होता है कि कलेक्टर सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, वो परंपरा उन्होंने तोड़ दी। वो तो सेक्रेटरी कहेगा कि भाई ये करना है, वो बोले नहीं साहब ने बता दिया है कि ये करना है। तो ब्यूरोक्रेट्स में भी उन्होंने अपने फेवरेट तैयार किए और पूरी जो सिस्टम थी उसको तोड़ दी। मेरे ख्याल से मोदी का एक ही वाक्य में यदि कहें उनकी शासन पद्धति को, वो पहले क्योस क्रिएट करते हैं और पर्सनल लॉयल्टी चाहते हैं। और अब हुआ यह है कि ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स आए हैं या तो जो रूटलेस लोग हैं जिनको राज्यसभा में ही भेजा जा सकता है, ऐसे लोगों के मास लीडर तो वो है ही नहीं। तो मोदी जी के लिए अब तो दिक्कत आ गई, 240 पर सिमट गए तो अब तो आगे कुछ करना होगा। एक चीज और, अमित शाह के बारे में तो देसाई साहब सब लोग जानते हैं कि भाई अमित शाह मोदी जी के साथ पिछले 25-30 वर्षों से लगातार हैं, साए की तरह हैं और अमित शाह को नंबर 2 मानते हैं। लेकिन 2-3 और लोग गुजराती हैं, मैं उनके बारे में एक एक लाइन जरूर जानना चाहूंगा आपसे। जैसे CR पाटिल ने, CR पाटिल आपके गुजरात के बीजेपी के सांसद भी हैं, गुजरात बीजेपी के वो प्रेसिडेंट भी हैं। CR पाटिल जो है वो मोदी जी के शैडो कैसे हैं? लोग कहते हैं कि अमित शाह के बाद CR पाटिल जो है वो मोदी जी के आंख और कान है। क्या ये बात सही है? और क्या CR पाटिल बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, इनका कुछ बैकग्राउंडर हमें पता हो कि ये IPS ऑफिसर थे या चीफ सेक्रेटरी थे या कोई कॉर्पोरेट टाइकून थे, क्या थे CR पाटिल? CR पाटिल कांस्टेबल थे। क्या कांस्टेबल थे। CR पाटिल का बैकग्राउंड, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर यानी उनका जो भूतकाल है, मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो, आपने कहा कांस्टेबल, कांस्टेबल मतलब तो सिपाही होता और आप कह रहे हैं सिपाही थे वो। हाँ, और नरेंद्र मोदी ने उनको 1.5 साल तक जेल में रखा था बैंक को डुबाने के लिए। ओ माय गॉड। और मोदी जिनको जेल में रखता है उनको फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष भी बना देता है। जैसे कि आनंद जिले के पड़कार जो न्यूज़पेपर है, वहां का बहुत मशहूर न्यूज़पेपर है, उसके जो मालिक हैं दीपक पटेल, साथी जिनको बोलते हैं जी, उनको भी जेल में डाला था और उनको बाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष बना दिए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए थे। जो सिपाही थे ये फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं गुजरात के और आज की तारीख में मंत्री भी हैं। क्या आपको लगता है कि मेरी बात सही है कि अमित शाह के बाद CR पाटिल नंबर 3 है जहां तक गुजरात की बात है, मोदी से नजदीकी की बात है? मोदी से नजदीक कौन है ये तो मोदी ही जाने। यानी मोदी, देसाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप कह रहे हैं अमित शाह भी उनके नजदीक नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई नंबर 2 मोदी नहीं होने देंगे। एक नंबर, यानी 2 नंबर से 10 नंबर तक मोदी 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 ही है। तो फिर अमित शाह क्या है? अमित शाह ऑपरेटर हैं। मोदी जो आदेश करे बस उसका अनुपालन करना है। नहीं, हम लोग तो दिल्ली में ये समझते हैं, पत्रकार लोग, की मोदी के बाद जो सबसे ताकतवर इस देश की हस्ती है वो अमित शाह है और अमित शाह ही सारा काम संभालते हैं। आप कह रहे हैं ऑपरेटर, बता रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा मोदी के आदेशों का अनुपालन करना ये उनका काम है। यही मोदी जी के आदेशों का अनुपालन करना ये CR पाटिल का काम है। अच्छा, चलिए, खैर मेरिट की बात हो रही है, एक और नाम मेरे याद आया, हालांकि लंबी लिस्ट है मेरे पास भी, मनसुख मांडविया। ये जो मनसुख साहब हैं ये आज की तारीख में मोदी जी के बहुत करीब हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोदी जी के यहाँ डायरेक्ट एंट्री है, ये भी आपके गुजरात के। ये क्या थे? क्या ये भी एक भारी भरकम शख्सियत थे मनसुख साहब, अ टैलेंटेड मैन? मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, मनसुख साहब क्या थे बता तो दीजिए साहब। ये कमिश्नर थे, DM थे, क्या थे, चीफ सेक्रेटरी? वो वेटरनरी, वो पशुओं का डॉक्टर रहा। क्या चीज? और कुछ नहीं थे। और फिर PhD उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में करा भावनगर यूनिवर्सिटी से। भावनगर यानी वहां से जब उनका जो जिला है जी, वहां पर पहले वो गांधी को लेकर यात्राएं निकालते थे। अब इनको गांधी से तो कोई संबंध नहीं रहा है, मगर गांधी को नाम एनकैश करना था इसलिए यात्राएं निकालते थे। अब वो उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी बदला गया है और जगह पर भेजा गया है।
लेकिन मगर साहब दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिन्होंने केजरीवाल की सरकार को जो है पैक कर दिया और जेल भिजवा दिया, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सुनते हैं ये भी गुजरात कनेक्शन है, मोदी जी के साथ गुजरात में थे, हालांकि रहने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। सक्सेना साहब कैसे नजदीक आ गए? उनमें क्या खासियत है? वो नवरत्न कैसे बने? तानसेन थे, बीरबल थे, क्या थे? कुछ तो बताएं साहब। सब इसमें न तो तानसेन है न बिरबल है। हम तानसेन और बिरबलों की क्यों उनको मानसिंह क्यों होगा साहब, अपमानित कोई मानसिंह होगा, कोई तो नवरत्न होगा साहब। नहीं, काहे नवरत्न, यानी उनके कहने पर जो चले बस वही है, यानी और वो छोटे मोटे काम कारोबार वाले थे और कुछ नहीं। इसका मतलब ये देसाई बहुत साहब, सीरियस नोट पे आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मेरिट की पे आपने बात नहीं की, आपने कहा कि जो आदमी उनका विश्वास पात्र हो, जिस पर मोदी भरोसा कर सके, उन्हीं को वो देश सौंप देते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जिस पर मोदी को विश्वास हो, चाहे वो यानी आदमी उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, बर्खास्त हाँ सिपाही हो, कुछ हो। हाँ, मोदी को जो कोई काउंटर न करे, मोदी की हाँ में हाँ मिलाए, मोदी जो कहे वो कैरी आउट करे, बस वही चाहिए उनको। ये उनकी परंपरा, वो जब प्रचारक थे तब से ये चल रही है। एक बड़ी बात देसाई साहब ने आज कही, क्योंकि मैं इसलिए इनसे ज्यादा बहस नहीं कर रहा, मैं इनसे जिरहा इसलिए नहीं कर रहा हूं, इनको मैं काउंटर क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले 35-40 साल से गुजरात में मोदी पर इनका शोध है, मोदी पर रिसर्च है, मोदी पर मतलब आप कह सकते हैं दशकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मोदी जी को पर्सनली भी जानते थे, इसलिए मैं इनको काउंटर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोदी का इनको एक्सपर्ट माना जाता है। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग मोदी जी के इर्द गिर्द जो मंत्री हैं या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये मोदी जी के पर्सनल लेवल पे लॉयल लोग थे, यानी व्यक्तिगत तौर पे जो उनके विश्वसनीय लोग थे, जिन पर मोदी को भरोसा है, उन्हीं को मोदी ने आगे बढ़ाया है। तो पहली प्राथमिकता, पहली जो प्रायोरिटी है वो मोदी के करीब जाने की है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी बात को एग्जीक्यूट करें, उनकी बात को कभी कन्फ्रंट ना करें और 100% लॉयल रहें। टैलेंट हो ना हो इस पर देसाई साहब डिस्प्यूट कर रहे हैं कि टैलेंट क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया जो है वो है उनके साथ कैसे उनके रिश्ते हैं। एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है मोदी जी ने 11 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने के बाद इस चीज को कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान से जिस तरह से सीज फायर हुआ है ट्रंप के कथित दबाव में, क्या मोदी जी को लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब टैलेंट को लाना चाहिए अगर इस सरकार को चलाना है? शशि थरूर जैसे जो आपने कहा कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, या मनीष तिवारी जैसे वकील, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे लोगों को वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी रियलाइज कर रहे हैं 11 साल के बाद कि समवेयर उनके डिसीजंस गलत हुए लोगों को चुनने में, और जो उन्होंने बारात चुनी ज्यादातर चापलूस हैं उसमें। मोदी जी का यानी वो महसूस करते होंगे, ये जरूर, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उनकी जिस तरह से फजीहत हो रही है देश दुनिया भर में, और ट्रंप मेरे ख्याल से 8 बार तो कह चुके हैं, और अभी तो अदालत में वो मामला अदालत में भी जो बोला है गया उन्होंने उसमें भी जी। एफिडेविट में कहा गया है। तो कौन उत्तर देगा, क्या उत्तर देगा? दूसरी बात, उनको किसी का सुनने की आदत ज्यादा नहीं है, हालांकि वो जो उनकी चापलूस मंडली है वो कहते हैं कि वो सुनते हैं बराबर, आप समझे ना। जी और जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, वो योजनाएं अक्सर कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनको देते हैं और वो अपने नाम से चलाते हैं स्वाभाविक रूप से। अब उन ब्यूरोक्रेटों को एक आध बार वो एमएलए भी बना लेते हैं, मगर जब वो मंत्री बनने की ताक में रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर आरएम पटेल करके एक दलित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, पहले मार्क्सिस्ट थे, मगर मोदी जी के बीजेपी के एमएलए भी हो गए थे, उनको मंत्री पद की चाहत थी, मगर दोबारा उनको टिकट नहीं दिया, वो ऑब्लाइज कर लेते हैं और फिर साइड में रख लेते हैं, यूज एंड नए थ्रो भी लोगों है, को लाते हैं। यूज एंड थ्रो भी करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक और सवाल बता दीजिए, हालांकि सवाल थोड़ा सा मजमू से अलग है जो मेरा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि आज देसाई साहब हैं तो ये मौका का फायदा मैं उठाऊं। ये बताइए, मोदी मान लीजिए अगर रिटायर होते हैं, एक दिन तो रिटायर होना ही पड़ेगा उनको, और उनकी सरकार चलती, क्या अमित शाह ही उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्या अमित शाह ही मोदी को रिप्लेस करेंगे, या वहां भी हमें कुछ अजीबोगरीब चीज देखने को मिलेगी? मैं क्या नहीं अमित शाह मानता को हूं कि
मैं नहीं मानता हूं कि अमित शाह उनके अनुगामी होंगे। क्यों? नहीं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी के बिना अमित शाह कुछ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, आप क्या जब तक कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जो हैं वो चांद हैं, मोदी जी सूरज हैं, सूरज की रोशनी से चांद चमकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स, जब तक मोदी जी हैं अमित शाह का बल्ले बल्ले है। बाद ओके, में मैं नहीं मानता हूं। चलिए, बड़ी बात कही देसाई साहब ने। हालांकि पूछा मैंने ये था कि भाई शशि थरूर और मनीष तिवारी और तमाम लोगों की चर्चा है कि मोदी की नई टीम में शामिल हो सकते हैं। मोदी जी कहीं ना कहीं टीम को कमजोर मान रहे हैं। जिस तरह से सीज फायर हुआ उसके बाद में जिस तरह से हमने राजनीति देश की देखी है या दुनिया की राजनीति में हम देख रहे हैं, मोदी कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। उनको विपक्ष की जरूरत पड़ गई। विपक्ष के कुछ लोग उनकी सरकार में चमक सकते हैं। शशि थरूर का नाम चल रहा है। और आज कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस के भीतर अंतर्द्वंद हुआ है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिस तरह से हमले शुरू करे हैं, जयराम रमेश पवन खेड़ा ने, उससे लगता है कि जो एग्जिट डोर है वो शशि थरूर के लिए खुला हुआ है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक बात चलते चलते इन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही, दो बातें कही देसाई साहब ने। एक इन्होंने कहा कि मोदी जी मेरिट की जगह लॉयल्टी पसंद करते हैं। अगर पर्सनल लॉयल्टी है, मोदी जी से पर्सनल रेपो है, तो वो आपको कुछ भी बना सकते हैं। वो आपको राष्ट्रपति बना सकते हैं, वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, वो आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लॉयल्टी फैक्टर होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बड़ी बात कही कि अमित शाह मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी की कुर्सी को रिप्लेस करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक मोदी हैं तब तक अमित शाह है। मोदी के बाद अमित शाह होंगे, इस पर मोदी जी के जो रिसर्चर हैं देसाई साहब, वो कह रहे हैं कि इन्हें डाउट है, इनको शंका है, संदेह। देसाई साहब, आप आए इस कार्यक्रम में, खुलकर बातें की। आज के दौर में गुजरात में रह के आप इतनी निर्भीक और इतने बेखौफ होकर बोलते हैं, मैं तो दंग रह जाता हूँ आपको इस देखते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं कहूँगा आपकी इनायत रहती है, कि 40 साल से एक आदमी पे आप रिसर्च कर रहे हैं और वो आदमी पहले महासचिव बनता है, फिर वो गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है 3 बार और फिर 3 बार वो प्रधानमंत्री बनता है। तो रिसर्च को भी सलाम है आपके, और आपके बेखौफ की जो जिस तरह से आप बयान देते हैं उसको भी सलाम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।